गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हम करेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में। आपको कुछ बताना, आज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल नया हमारे लिए, तो उसमें ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट ही है, तो कोई विदाउट थ्योरेटिकल पार्ट इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनेंगे। तो आज हमने करना, देखिए न्यूक्लियर फिजन दो तरह की रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है आपका? न्यूक्लियर फिजन, दो न्यूक्लियस होते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ पे नाभिक होता है न्यूक्लियस जिसको हम बोल रहे हैं, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी बात पता है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस में ये बातें हो चुकी है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? इसमें एक ही नाभिक होता है, ठीक है, एक नाभिक हो गया, ये क्या करेगा, ये विस्फोट करेगा, ये नाभिक विस्फोट करेगा। और ये विस्फोट कब करता है? ये विस्फोट करता है अगर इसके ऊपर कोई न्यूट्रॉन टकरा जाए। अगर इसके ऊपर कोई न्यूट्रॉन टकरा जाए तो ये क्या करेगा? विस्फोट करेगा। और विस्फोट जब कोई भी चीज करती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। विस्फोट जब कोई भी चीज, मान लो अगर इसके अंदर बॉम्ब लगाऊं, अगर इसको विस्फोट करा जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? ठीक है, दिवाली पे आपने बम देखे होंगे, दिवाली बम। अब जब उसको फोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं कि नहीं निकलते? तो उसी तरह से ये हमारा नाभिक होता है। तो एक नाभिक जब अपने आप में विस्फोट करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो उस टूटने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। हिंदी में तो देखिए, हिंदी तो नाम से ही बता रही है कि विखंडन हो रहा, कोई चीज का खंड टूट रहा है कोई चीज। ठीक है, तो कहीं कहीं पे हिंदी बहुत आसान हो जाती है, कहीं पे इंग्लिश आसान हो जाती है। तो एक नाभिक का विस्फोट के द्वारा अपने छोटे छोटे टुकड़ों में, कई टुकड़ों में टूट जाना ही नाभिकीय क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। ठीक है, a nucleus which explosion in itself and break in many other small parts, so that is called nuclear fission। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे इसके में क्या उदाहरण हो जाएगा? परमाणु बम है, परमाणु बम, तो ये किसका उदाहरण है? परमाणु बम आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसमें जो इसका एटम होता है ना, वो नाभिक को जो होता है इसका न्यूक्लियस का, वो टूट करके और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में, जो फिर टुकड़ों में, जैसे ये मान लो, ठीक है, ये टूटा, यहाँ पे इनमें टूट गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? अब ये जो है ये अलग से टूटेगा, ये अलग से टूटेगा, ये अलग से टूटेगा, और ये जो है ये अलग से टूटेगा। अब ये जो टूटे हुए पार्ट्स है ना, छोटे टुकड़े, इनके अंदर भी नाभिक है, तो ये अलग से टूटते जाएंगे सब। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी? एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। अगर ये नाभिक इस एरिया के अंदर फटा है तो ये दूर दूर तक अपना इफेक्ट दिखाएगा। और जब भी एक परमाणु बम या न्यूक्लियर बम फटता है तो इसका जो अक्षेत्र होता है, मान लो इस एरिया में ये फटा है, तो इसके बाहर का जो 10 किलोमीटर है वहां तक इसके जो दुष्परिणाम है उनसे बचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, बचा नहीं जा सकता, आप उससे नहीं बच सकते हो। ठीक है, घातक होता है ये परमाणु बम, बहुत ज्यादा घातक होता है। और इस 10 किलोमीटर के एरिया में तापमान कितना फैल जाता है आपका? 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हम 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर इतनी गर्मी झेल जाते हैं, तो 300 डिग्री सेल्सियस जहां पर परमाणु बम फटेगा वहां के लोगों का, जीव जंतुओं का कितना बुरा हाल हो जाएगा। देखिए, समझते हैं जी, ये जो देश होते हैं एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के चक्कर में कितने मासूम बेजुबान जानवरों की जान ले लेते हैं। ठीक है, इनको कोई मतलब दया धर्म ही नहीं है जी। सब भगवान को सब पूजते हैं लेकिन कोई दया धर्म नहीं है। अब देखिए, इससे आगे के जो 10 किलोमीटर है, सॉरी इससे आगे का, यहाँ परमाणु बम फटेगा, इससे आगे का 10 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितना हुआ? 20 किलोमीटर। इस 10 किलोमीटर के अंदर क्या फैल जाएगा? एक्स रेज फैल जाएंगी। ठीक है, एक्सरेज, एक्सरेज की खोज किसने की थी? रोंटजन ने। एक्स रेज की खोज किसने की थी? रोंटजन नामक साइंटिस्ट ने की थी। और एक्स रेज जो होता है ये क्या करती है? इनसे हमारा, कई बार हमारा भी, हमन को भी एक्सरे किया जाता है, शरीर की अलग अलग हड्डी वड्डी टूट जाती है, क्योंकि ये किरणें हड्डी में से पास नहीं होती, बाकी पूरे शरीर में से पास हो जाती हैं, तो इसलिए एक्सरेज होती हैं। और जो हमारा एक्सरे होता है ना, वो 6 डिग्री, कितने पे? 6 रोंटजन पे करता है डॉक्टर, 6 रोंटजन पर हमारा डॉक्टर एक्सरे करता है। अगर 20 रोंटजन से ज्यादा, अगर हमारे शरीर में 20 रोंटजन से
ज्यादा शक्तिशाली किरणें एक्सरेज निकाले जाएंगे तो आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का डॉक्टर पूरा ध्यान रखते हैं कि उनका जो एक्सरेज है वो 6 रोंटगन के ऊपर हो। अगर ज्यादा हो तो भी नुकसान पहुंचा सकती है, हड्डियों को भी वहां अंदर से क्या करेगी, वो क्रैश कर देती है हड्डियों के। अगर इसमें से निकलेगी तो इसको भुरभुरा कर देगी इधर। अगर हम 10-12 रोंटगन की एक्सरेज इसमें से गुजारेंगे तो ये इसको भुरभुरा करके खराब कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब इससे आगे का जो एरिया होगा ना, उसमें आपके क्या फैल जाएंगे, गामा कण फैल जाएंगे। क्योंकि आपको पढ़ाया गया था गामा कण की स्पीड कितनी होती है, बहुत ज्यादा। भेदन क्षमता भी कितनी होती है, मान लो यहाँ दीवार है, इस दीवार के अंदर से भी भेद करके ये आगे निकल जाते हैं। भेदन क्षमता ज्यादा होती है, स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है गामा किरणों का। ठीक है, तो जब भी एक न्यूक्लियर, तो ये कितना लगभग 50-60-100 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ना, बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है। और इसके बाद भी जो आपका फैलेगा वो आपतन, यानी कि धुआं फैल जाएगा, जिसके अंदर बहुत सी जहरीली गैसें वगैरह होती है। तो ठीक है, तो इसलिए देखो देशों को क्या करना, बचना चाहिए, एटम बम से बचना चाहिए। जापान और हिरोशिमा के ऊपर गिरा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में। तो बहुत ज्यादा वहां पे आज भी जो बच्चे होते हैं अपंग पैदा, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का अंगूठा कटा हुआ है, तो आज भी उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और ये जो एरिया आपका एक्सरे जो है, इसके अंदर जो किरणें फैलती हैं 250 रोंटगन की किरणें फैल जाती हैं। कितने पावर की, 250 रोंटगन की किरणें फैल जाती है। ठीक है, गामा किरणों का नुकसान क्या है, ये हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। जैसे डीएनए स्ट्रक्चर को जब भी कोई नया, मान लो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो क्या करेंगे, किसी का मुंह ठीक नहीं है, किसी की आंखें धसी हुई है, किसी की 6 उंगलियां हैं, या किसी का पैर आधा कम है, तो इस तरह के मतलब डीएनए स्ट्रक्चर को ये चेंज कर देते हैं। इतना खतरनाक हमारी होती है। एटम बम की खोज किसने करी थी, जॉन ओपनहाइमर ने। एटम बम, परमाणु बम की खोज किसने की थी, जॉन ओपनहाइमर। जॉन ओपनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की थी। तो ये सारा आपका जो है चेन रिएक्शन के अंदर चलता है। ये सारा आपका किसके अंदर चलता है, चेन रिएक्शन के अंदर चलता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपका था सब। पहले न्यूक्लियर फ्यूजन परमाणु बम होता है, इसके अलावा इसका एक और जो उदाहरण होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। आगे पढ़ाएंगे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, नाभिकीय संयंत्र। तो ये सारा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर आता है। परमाणु बम हालांकि आपका घातक होता है, देखो इसके इफेक्ट जो है वो कितनी दूर दूर तक जा रहे हैं, और हर एक एरिया के अंदर इसके दुष्परिणाम है, यानी कि मानव की, जीव जंतु, पेड़ पौधों, पृथ्वी, मिट्टी, सॉइल, पानी, सबके ऊपर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब देखिए, जो परमाणु बम है ना, उसको पानी भी प्रभावित नहीं कर पाता। परमाणु बम को पानी भी प्रभावित नहीं कर पाता है। परमाणु बम के ऊपर पानी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये पानी के अंदर जिसको समुद्र में डाल दिया जाए तो ये समुद्र में भी आपका फट सकता है परमाणु बम। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, हम बात कर लेते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या होता है आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं नाभिकीय संलयन को। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर संलयन। इसको गीला विला करके दो भाई, क्या क्या कर रहे हैं टेक्निकल टीम, ऐसे तो मिटेगा ही नहीं है। ठीक है, ये टेक्निकल है नहीं, एक्चुअली हमने इनका नाम रखा हुआ है टेक्निकल टीम बोलते हैं इनको। ये भी खुश हो जाते हैं। देख, किसी को अगर उसके ओहदे से ऊपर बुलाया जाएगा ना तो खुश हो जाता है। अगर कोई कलरक होगा उसको बुलाया जाएगा कि आप तो इंस्पेक्टर हो, खुश हो जाएगा। अगर पीएन को बोलेंगे एसओ साहब तो खुश हो जाएगा। इसलिए बोल देते हैं इनको हम टेक्निकल स्टाफ कभी कभी, ताकि ये भी खुश हो जाए। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन, टाइम 9 बजने को है, इसलिए थोड़ा सा नाभिकीय लिख लेंगे। नाभिकीय, इसको बोलते हैं हम संलयन। इसमें क्या होता है, दो नाभिक, इसमें क्या होता है, एक नाभिक ये है, एक नाभिक ये है, तो दो नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, एक ऐसी विक्रिया होती है
जिसमें दो छोटे नाभिक, ये छोटे नाभिक है, जब ये जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, बड़ा नाभिक हो जाएगा। तो दो छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नाभिकीय संलयन जो होता है ना, ये हाइड्रोजन बम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, हाइड्रोजन बम। डेफिनेशन समझ में आ गई ना, क्या कह रहा है कि दो छोटे नाभिक है, नाभिक तो आपको पता ही है, नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे ये जो बार की कक्षा इधर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यहाँ एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन, दो ही चीज पाई जाती है, दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या है, नाभिक। ठीक है, तो दो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बना देते हैं, तो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो उसी रिएक्शन को, उस जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने देखा होगा घरों में भी एक फ्यूज होता है हमारा बिजली का। ठीक है, एक यहाँ होता है, यहाँ होता है, और ये जो तार होता है ना, ये तार, ये तांबे का तार होता है, ये तांबे का तार होता है जो इसको जोड़ करके रखता है। अगर अगर ये बीच से टूट गया तो जो जो लाइट है ऊपर से आने वाली वो नीचे नहीं जा पाएगी, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर, इसके अंदर इतना इतना मोट का प्लास वो चढ़ा होता है, पत्थर का चढ़ा हुआ होता है, तो जिससे कि हम उसको पकड़ के निकालते हैं तो वो करंट जो है वो नहीं लगने देता। ठीक है, इस तरह से का होता है, थोड़ा सा इस तरह पकड़ के इसको खींच लेते हैं। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखिए अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए तो ये दो तरह की होती है, एक हो सकती है अनियंत्रित, एक हो सकती है अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड, और एक होती है नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड। ठीक है, अब इतना आसान नहीं है, अगर ये हो जाए अनियंत्रित अगर हो जाए तो इसको रोकना बहुत विनाशकारी काम है, बहुत मुश्किल काम है, और ये पूरी पृथ्वी को भी तहस नहस कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर ने की थी हाइड्रोजन की खोज। और इसको देखिए ये जुड़ ऐसे अपने आप ही नहीं जुड़ जाता, इसको जुड़ने के लिए कम से कम परमाणु बम फटने इतना टेम्परेचर चाहिए। इस रिएक्शन को होने के लिए परमाणु बम जितना टेम्परेचर चाहिए, मान लो 3000 डिग्री 4000 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चाहिए। अब ये है हमारे पास, अब मैं इसको बोल लो अगर ये जुड़ जाएगा तो विस्फोट कर जाएगा जी, जुड़ेगा ही नहीं कभी, कितना भी घुमा लो जुड़ेगा ही नहीं। तो इसको जुड़ने के लिए क्या चाहिए, इसको पिघलाना पड़ेगा पहले, पिघलाएंगे जब तो इस नाभिक के, इसको जब पिघलाएंगे तो इधर आएगा सरक के, इसको पिघलाएंगे तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, तभी तो ये जुड़ पाएंगे ना, तो वैसे नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन बम हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किसका उदाहरण है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। तारा जो चमकता है उस किसका उदाहरण है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो सब न्यूक्लियर फ्यूजन के उदाहरण है ये। ठीक है, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर टेलर ने। और एटम बम की खोज किसने की थी, जॉन ओपन हाइमन ने। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी पूछ लेता है कई बार रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, जुड़ टूटता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन के अंदर क्या होता है, जुड़ता है। फ्यूजन के अंदर क्या होता है, टूटता है। दोनों ही विनाशकारी है। ठीक है, अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड दोनों के अंदर रिएक्शंस वगैरह होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, परमाणु एडवर्ड टेलर ने की थी, परमाणु बम की खोज जॉन ओपनहाइमर ने की थी। ये सब आप याद रखेंगे कि कौन से किसके एग्जांपल है। न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है हाइड्रोजन बम, सूर्य तारा, और दूसरे का जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके रिएक्शन, उसके एग्जांपल आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, आपका एटम बम हो गया। ठीक है, तो ये करेंगे, दोनों में नाभिक का ही काम होता है, नाभिक आपस में टकराव करा के या टूट के दोनों ही रिएक्शनों को पूर्ण करते हैं। तो अगर सेशन आपको समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।